नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना छत्तीसगढ़ की। तो यूपी चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। बघेल पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय नोएडा दौरे पर हैं और इसी दौरान भूपेश बघेल और उनके साथ कुछ और लोगों के खिलाफ नोएडा में डोर टू डोर प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में प्रचार कर रहे थे और उसी दौरान ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। 2 दिवसीय नोएडा के दौरे पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विनय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनायक, आपसे जानेंगे, जिस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं, कोविड नियमों का अनदेखी करने पर एफआईआर दर्ज की गई, 2 दिवसीय दौरा भी है सीएम बघेल का, क्या कुछ अधिक जानकारी? छत्तीसगढ़ के सीएम जो है कांग्रेस के जो नोएडा के प्रत्याशी है पंखुड़ी पाठक, उसका चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे और डोर टू डोर जो है सबके यहाँ जाकर के वोट मांग रहे थे उनके लिए। तो कहीं ना कहीं जो कोविड-19 की गाइडलाइन थी उसको जो है पूरी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पालन नहीं किया गया। तो इसको लेकर नोएडा पुलिस द्वारा जो है थाना 113 में जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कोविड नियमों का जो गाइडलाइंस थी उसका पालन नहीं किया गया था। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम और पंखुड़ी पाठक प्रत्याशी जो है वो मौजूद थे। तो इस चीज को लेकर के उन सबके खिलाफ में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और साफ तौर पर जो कोविड के नियमों की जो गाइडलाइंस थी उसकी पालन नहीं करने की वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है। साफ तौर पर कोविड की गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि 5 से 6 लोग ही डोर टू डोर जाकर के अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं, नहीं। लेकिन कल ऐसी तस्वीरें देखने को सामने मिली थी कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद थे, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार करने में जुटे हुए थे। तो इस चीज को लेकर के नोएडा पुलिस द्वारा जो है थाना 113 में कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ठीक है, कुल कितने लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? जी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक और साथ में कम से कम 20 से 30 जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ में अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया और खुद प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई? जी आपको बता दूं कि इस चीज को लेकर के जब छत्तीसगढ़ के सीएम का जो है बयान भी सामने आया, उनका साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा गया है कि जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट घोषित की थी तो उसको लेकर के पंकज सिंह ने जब जोर शोर से उनका स्वागत किया गया था उनके कार्यालय पर, तब भी कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया था। उसको लेकर के अभी तक नोएडा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही साथ बीजेपी द्वारा कई जगह जो रैली की जा रही है और उसमें भी बीजेपी के ऊपर कोई भी किसी तरीके से प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पे निशाना साधा है और कहा है कि अगर हम चुनाव में प्रचार किस तरीके से करेंगे, अगर 5 लोग जाएंगे तो हमारा जो सीएम का प्रोटोकॉल है उसमें ही कम से कम 20 से 15 लोग हैं। इस चीज को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए विनायक। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल यूपी में गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि रविवार को भूपेश सिंह बघेल ने नोएडा के तरफ कांग्रेस के डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की थी और भूपेश सिंह ने नोएडा से कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में प्रचार भी किया था। और इसी दौरान इकट्ठा हुई भीड़ को लेकर भूपेश बघेल और उनके साथ कुछ और लोगों के खिलाफ डोर टू डोर प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है, मेरी अपनी सुरक्षा का घेरा उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा और फिर मीडिया के दर्जनों साथी, उस पर गांव की तंग गलियां और लोगों का कांग्रेस के प्रति उत्साह, कुल जमा 4 लोग मेरे साथ थे पर भीड़ दिखने लगी और माननीय राजनाथ जी के बेटे के खिलाफ प्रचार करें तो इतना तो होगा ही। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक पर्व छेरछेरा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। बघेल ने छेरछेरा पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा कि नई फसल के घर आने की खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा पुण्य त्योहार मनाया जाता है। इसे दिन मां शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और इसीलिए लोग धान के साथ साग भाजी फल का दान भी करते हैं।
तो ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जो बधाई दी, उस दौरान ये पोस्ट शेयर किया गया। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है उन्होंने और कहा है कि लोगों को छेरछेरा पर्व की बधाई। सीएम ने सबकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। प्रशांत द्विवेदी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। प्रशांत, सीएम बघेल का ये पोस्ट सामने आया जिसमें सभी लोगों के लिए उन्होंने खुशहाली की कामना की है, क्या कुछ जानकारी? छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक त्योहार माना जाता है छेरछेरा। ऐसे में ये ऐसी मान्यता है कि जब नई फसल आता है तो खुशी में पौष मास की पूर्णिमा को छेरछेरा यानी पुन्नी त्योहार मनाया जाता है, जिसपे नए फसल आता है घर में और नए फसल को लेकर शुरुआत में ही लोग घरों पे आते हैं मांगने और जिनके घर पे आते हैं वो खुशी खुशी से ये उनको अनाज देते हैं ताकि इसी तरह से घर में खुशहाली और अनाज से भरा रहे। ये काफी लोगों के भावनाओं से जुड़ा ये त्योहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी इसको अच्छे से समझते हैं कि छेरछेरा किस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए एक महान पर्व माना जाता है और इस दिन का लोग इंतजार करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री बघेल ने स्पेशली यहाँ पे छेरछेरा को लेकर तमाम छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामना संदेश भेजा है। और इस दिन माँ शाकंभरी जयंती की भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने जब माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी तो उसी को लेकर धान के साथ साथ साग सब्जी फल का भी दान करते हैं। तो इसको लेकर तमाम सुबह से ही घर में बच्चे हों या महिलाएं हों अपने अपने पारंपरिक तौर से सभी घरों में आसपास जाते हैं और अपनी इच्छा से दान मांगते हैं। घर वाले भी जो उनके घर पे रहता है उसके सामर्थ्य के मुताबिक इनको दान देते हैं। कोमल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो छेरछेरा पर्व को लेकर ये पोस्ट शेयर किया है सीएम बघेल ने और फिलहाल आपको जानकारी दे दे कि एक पौराणिक मान्यता है जिसके अनुसार धान के साथ साग सब्जी और फल दान किए जाते हैं। और इंदौर में गैंगरेप मामले का फरार आरोपी विपिन भदौरिया बेमेतरा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से पकड़ लिया गया है। बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने धारदार हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और बेमेतरा के सवेरा लॉज में पान मसाला कंपनी का एजेंट बताकर ये रह रहा था। सूचना मिलने पर बेमेतरा कोतवाली पुलिस ने कलेक्टर संदीप बुलास भोसकर और एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंचकर विपिन भदौरिया को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है। तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से यह आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक केसेस पहले से दर्ज हैं। गैंगरेप का यह आरोपी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक आरोपी को पकड़ा गया है जो एमपी से कनेक्टेड है। जब डिटेल जांच करवाया तो ये पता चला कि वो जो लड़की है वो शादी करके जो भी गलत तरीके से शादी करके उनको एमपी लेके गया था, वहाँ उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया है। तो जब उसके मोबाइल भी जब्त किया गया तो उससे कुछ ऐसे एविडेंस मिले कि उसमें हम ये एंगल से देख रहे हैं कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। इंदौर में एक लड़की की यहाँ से शादी करके फेसबुक पे उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद शादी की। शादी के बाद उसके साथ वहाँ इंदौर में रह के गैंग रेप करते रहे कई दिनों तक। इस पर से हमने पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जो कि 24 केस हैं उसके ऊपर नागदा थाने में और वहाँ का जिला बदर और इन फरारी बदमाश है विपिन भदौरिया, उसको हम लोग गिरफ्तार किया है विद चाकू के। तो उसने ये बात कबूली है कि मैं उन लड़की को साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। प्रशांत, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से ये आरोपी गिरफ्तार किया गया, गैंगरेप का आरोपी और 2 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज है। इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बहुत चर्चित मामला था और झकझोर देने वाली भी ये मामला था और इसमें इस तरह से छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में पुलिस ने फरार आरोपी विपिन भदौरिया को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से धारदार हथियार के साथ
गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये शुरू से ये बात आ रही थी कि मध्य प्रदेश से फरार होने के बाद ये आरोपी छत्तीसगढ़ में जा सकता है, जिसको लेकर क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे अधिक मामला छत्तीसगढ़ से ही देखा जाता है, जो बॉर्डर इलाका है। ऐसे में पुलिस शुरू से ही चौकन्नी थी और अंदरूनी तौर पर यहाँ पे लगातार तफ्तीश भी कर रही थी और सूचना मिली थी कि ये गुटखा व्यापारी के नाम से यहाँ पे एक होटल लॉज पे रुके हुए हैं और पुलिस ने सूचना के आधार पर इनको दबिश दी और कड़ाई से पूछताछ की। तभी आरोपी ने इस बात को कबूला कि निश्चित तौर पर इंदौर का ये जिस तरह से ये रेप का मामला, तो ये 2 फरार आरोपी थे जिनको बेमेतरा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ठीक, तो दोनों की गिरफ्तारी जो है अभी हो गई? जी बिल्कुल, दोनों की गिरफ्तारी हुई है, जहां पर पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश किया है। इसके अलावा पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल भी खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी और एक फार्म हाउस में इस तरह का कृत्य किया जा रहा था, ऐसे में पुलिस तमाम इनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार ये छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर का इलाका है, इन इलाकों में इस तरह की घटनाएं थी, ये भी कोशिश की जा रही कि आखिर आरोपी का इस जगह से क्या कनेक्शन है और क्या ऐसा लगता है कि कहीं किसी की हत्या साजिश। प्रशांत, केस से जुड़े अधिकारी का ये कहना कि इनके जब फोन खंगाले गए हैं तो इससे जुड़े कई एविडेंस मिले जिससे इनका गुनाह प्रूफ हुआ है और अन्य चीजें भी हाथ लगी हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे आपसे। निश्चित तौर पर पुलिस जो है अलग अलग एंगल से और गहराई से जांच करना चाह रही है, क्योंकि ये जिस तरह से एक अंतर्राज्यीय मसला भी हुआ है कि इंदौर के अंदर एक फार्म हाउस में इस तरह का मामला चल रहा था और जिस तरह से पुलिस अधिकारी भी इस बात को कबूल रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है और छत्तीसगढ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में पुलिस अभी कोर्ट में पेश किया, रिमांड में लेकर उससे पूछताछ करेगी, तब उस एंगल का और खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसके मोबाइल से या दूसरी जो चीजों हैं उनसे और जुड़े क्या कनेक्शन हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में, क्या किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे क्या, या यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई और नया एक स्कैंडल निकल के सामने आने वाला था। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और पूछताछ के बाद और स्पष्ट हो पाएगा कि इसकी गहराई और कहाँ तक है। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बेमेतरा से गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बता दें 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक केसेस दर्ज हैं। आपको बता दें कि इनके फोन भी खंगाले गए। जांच अधिकारी के अनुसार फोन से कुछ ऐसे एविडेंस हाथ लगे हैं जिनसे अन्य चीजें भी साबित होती है। फिलहाल ये आरोप जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मास्क की अनिवार्यता को लागू कर दिया है। बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं और लापरवाही दिखा रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने गामार के पानी फिल्टर चेक पर जांच अभियान चलाया और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चालान भी काटा है। और फिलहाल ये उस जांच अभियान के वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और सभी के खिलाफ सख्ती की जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरह से पहले जागरूक किया गया, लोग नहीं माने तो उनको सबक सिखाने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है। और प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर धमतरी भाजयुमों ने राज्य सरकार को घेरा है और बेरोजगारी के विरोध में शहर में घूम घूम कर शहर वासियों से छेड़छेड़ा मांगा और वहीं छेड़छेड़ा में मिले पैसों को बेरोजगार युवाओं को देने की बात भी कही है। भाजयुमो नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए करीब 3 साल हो गए हैं। इसके बाद भी प्रदेश के एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला है, जिसके विरोध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छेड़छेड़ा मांगा और बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने और रोजगार मुहैया देने की मांग की है। साथ ही भाजयुमो ने राज्य सरकार पर बेरोजगारों से वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब छेड़छेड़ा मांगा भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.